हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज फॉर क्लास 8 इसकी वर्कबुक। हम ऑलरेडी इसका जो लिटरेचर पार्ट है वो कवर कर चुके हैं, जो कोर्स बुक थी इसकी। तो अब इसकी जो सेकंड बुक है, जो कि वर्कबुक है, विच इज ऑल बेस्ड ऑन ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड वोकैबुलरी, उसके हम ऑलरेडी 3 यूनिट्स देख चुके हैं। नाउ दिस इज द 4th यूनिट विच इज अनलाइकली डेस्टिनेशंस। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला ग्रामर में टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? एक होती है रिपोर्टेड स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप मतलब यहाँ पे जो होती है रिपोर्टेड का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे कुछ कहा, आपने किसी थर्ड पर्सन को जाके मेरी बात को एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कोट करके बता दिया, तो उससे आप बोलोगे कि आपने रिपोर्ट किया है, आपने मेरी बात को सेम वर्ड बाय वर्ड बोला, तो आप रिपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स में मतलब वर्ड सेम यूज कर रहे हो लेकिन अपने हिसाब से बोल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, देयर आर 2 ways ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन एल्स हैज सेड। तो जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है, तो आप गए, आपने मम्मी से बोला, मैम ने कहा मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है। आपने क्या किया? मेरे वर्ड्स को कोट कर दिया। एक और तरीका हुआ, मैम ने कहा कि उन्हें उनके स्टूडेंट्स बहुत पसंद थे। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? आपने अपने वर्ड्स में मेरी बात अपनी मदर तक पहुंचा दी। तो यहाँ पे जो पहला हमने केस देखा वो था एक डायरेक्ट स्पीच का, जो सेकंड केस था वो था इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब डायरेक्ट स्पीच, इन दिस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कमल सेड आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द शो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? कमल ने कहा, कमल सेड आई डू नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द शो। ये कमल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इसमें हम कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, इन दिस अ सेकंड स्पीकर यूजेस हिज और हर ओन वर्ड्स टू कम्युनिकेट व्हाट द फर्स्ट और द ओरिजिनल स्पीकर हैज सेड। मतलब जिस ओरिजिनल स्पीकर ने जो भी कहा है, उनके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है वो बताता है किसी और को। This does not include the original speaker's words, but still gives complete and correct information. इसमें उसके word by word हम use नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी information को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं। ये नहीं कि उसने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, उसने बोला मुझे आना ही नहीं है। यहाँ क्या हुआ? आपने पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली सेम कंटेंट यूज करना है, मीनिंग सेम होना चाहिए, इंटेंशन सेम होना चाहिए, लेकिन बस वर्ड्स की आप थोड़ी सी चेंजेस करते हो। एग्जाम्पल, कमल सेड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द शो। जैसे हमने यहाँ क्या बोला था? आई डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द शो। यहाँ हमने क्या बोला? ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द शो, राइट। अब यहाँ पे अब एक और चीज हम पहले देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जब भी आप लिखते हो तो कुछ चीजें हैं जिनको, जो वोकैबुलरी मतलब जो, या कह लो इसकी टर्मिनोलॉजी जो आपको आनी चाहिए। कमल सेड, ये है आपका स्पीकर। व्हाट डू वी कॉल? स्पीकर। सेड, ये सेड होता है, टोल्ड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, आस्क्ड, ये सारे इनको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, अंडरस्टूड। इसके बाद कभी भी जब आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप लगाते हो एक कॉमा, कॉमा के बाद आप इंसर्ट करते हो जो भी आपका सेंटेंस है कोटेशन मार्क के अंदर। कोटेशन मार्क के अंदर जो भी सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट वर्ड विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स। ऑलवेज रिमेंबर, कोटेशन मार्क के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और इसके बाद आपका पूरा सेंटेंस लिखने के बाद, नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस विद इन अ कोटेशन मार्क। तो यहाँ पे जैसे यहाँ एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ मिस्टेक ये है कि पहले फुल स्टॉप आना चाहिए था, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा या कोटेशन मार्क आएगा। क्यों? आपका सेंटेंस चाहे इंपरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क है, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हमेशा उसके बाद में ही क्लोज होंगे, उसके पहले कभी क्लोज नहीं होगा। आर वी क्लियर विद दिस? जब अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तब कमल सेड, अब मान लो कमल ने कोई क्वेश्चन किया तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर सकते हो। सेड की जगह आस्क्ड लिख दोगे, किसी ने रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्टेड लिखोगे, किसी ने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चनड लिखोगे, किसी ने आपसे सिर्फ
मतलब किसी ने आपको डांटा है या बोला कि नहीं तुम्हें तो ये काम करना ही है, तो ऑर्डर्ड बोलोगे। तो यहाँ हमने बोला कमल सेड, इसके बाद क्या होता था, कॉमा आता था, उसको हटा के हम क्या लिख देते हैं, ये कंजंक्शन यूज करते हैं दैट। अब प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। आई डोंट वांट, कमल एक लड़का है, उसने बोला, तो अब मैं क्या बोलूंगी, कमल ने कहा कि मुझे नहीं आना, नहीं, मैं क्या बोलूंगी, कमल ने कहा कि उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने आई की जगह क्या लिखा ही। अब यहाँ पे है आई डोंट, डोंट होता है प्रेजेंट टेंस में, तो ये अभी आप देखोगे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब यहाँ पे ये एक मैंडेटरी थिंग है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो वो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगी। यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट में था तो हमने इसको सिंपल पास्ट में कर दिया, डोंट का डिडंट कर दिया, वांट टू पार्टिसिपेट इन द शो, कोई कोटेशन मार्क्स नहीं आएंगे। यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ये बहुत मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। फॉर अ डिटेल्ड वीडियो प्लीज लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्पीच एंड ऑफन कंटेन्स द मीनिंग, टोन एंड इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर। अब यहाँ पे जब मैंने बोला ही रिक्वेस्टेड तो आपको पता चल गया उसने रिक्वेस्ट किया है, मैंने बोला ही ऑर्डर्ड तो आपको पता चल गया उसने ऑर्डर किया। तो इससे क्या पता चलता है आपको, उसका टोन पता चल जाता है, उससे आपको मतलब पता चल जाता है कि वो किस तरीके से बात करने वाला है, इंटेंशन पता चल जाता है, सामने वाला कुछ जानना चाह रहा है, कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या सिर्फ कोई चीज़ बता रहा है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। The teacher said to the student, please close the door. टीचर ने स्टूडेंट से कहा प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हु इज द स्पीकर, टीचर, हु इज द लिसनर, स्टूडेंट। इसके बाद लगाया कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास जो कोटेशन मार्क है, प्लीज क्लोज द डोर, ये जो है इसका पी कैपिटल में आएगा, फुल स्टॉप, और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा से कोटेशन जो है वो पूरा क्लोज कर दिया। जब अब इसको अपन इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे द टीचर रिक्वेस्टेड। अब आपको ये बिल्कुल जो है समझने की जरूरत है कि आपको दिख रहा है ना प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट की है, तो वहां क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू क्लोज द डोर। यहाँ पे हमने एक इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज किया है। माई फ्रेंड सेड यू शुड सी अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें एक डॉक्टर से जाके मिलना ही चाहिए। ये डॉक्टर, अब ये मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मुझे सलाह दी है, मुझे एडवाइस किया है। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू सी अ डॉक्टर एट वंस। We said to the new girl, हमने नई लड़की से क्या कहा, You are welcome to join us in the game, मतलब हम तुमको गेम में ज्वाइन करने के लिए वेलकम करते हैं। तो एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया, इनवाइट किया है, तो हो जाएगा We invited the new girl to join us in the game. That's it, simple। यहाँ आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में अभी आपको समझा रही हूँ। आगे चलते हैं। द गार्डनर सेड बॉयज डोंट डेयर स्टील फ्लावर्स अगेन। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा था, ये वॉर्न कर रहा था। दिस इज नॉट वांटेड, दिस इज वॉर्न्ड। वॉर्न करना मतलब क्या होता है, धमकी देना, ठीक है। तो गार्डनर ने क्या कहा, द गार्डनर वार्न्ड द बॉयज नॉट टू स्टील फ्लावर्स अगेन। Rohan said to Aman, "You have stolen my new pen." Rohan accused Aman. Accuse का मतलब होता है इल्जाम लगाना। So Rohan ने accuse किया अमन को of having stolen his new pen. The girl said to the principal, "I am sorry for having been so unpunctual." So जो बच्ची थी उसने प्रिंसिपल से क्या अपोलोजाइज किया कि मैं मतलब आई एम सॉरी कि मैं इतनी ज़्यादा अनपंक्चुअल रही हूँ। The girl apologized to the principal for having been so unpunctual. Apologize का मतलब होता है to feel sorry, to say sorry to someone. Okay? तो इस तरीके से आपको क्या देखना है, सबसे पहले सेंटेंस देखना है, सेंटेंस का टोन क्या है, उस हिसाब से आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे। नाउ दैट्स द फर्स्ट थिंग। In each of the pair of sentences above, the verbs requested, advised, invited, warned, accused, apologized in the second sentences are reporting verbs. General rules to change from direct to indirect speech. अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें
जैसे अगर हम रिपोर्टिंग से मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अगर सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कभी हमें वेयर यूज करना पड़ता है, कभी वेदर यूज करना पड़ता है, ये WHE वेदर है, और कभी वाई, कभी इफ, ये हमें अलग अलग तरीके के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, नॉर्मल कंजंक्शंस हमें ज्वाइन करना पड़ता है। अब इसमें टेंस चेंज हो जाता है, जो मैं आपको बता रही थी। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, सिंपल। अब अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट ही है तो क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में तो विल आता है, विल का क्या करोगे, विल को वुड कर दोगे, बाकी सब सेम रहेगा। शैल को शुड कर दोगे, मे को माइट कर दोगे, कैन को कुड कर दोगे। लेकिन अगर माइट, कुड, शुड, अगर वुड ये वर्ड्स हैं तो इनको वैसे का वैसे ही रहने दोगे। क्लियर। अब जब प्रोनाउंस में चेंज होता है, जैसे कि अगर कोई लड़का बात कर रहा है तो उसकी जगह हम ही लिख देते हैं, कोई लड़की बात कर रही है तो हम शी लिख देते हैं, तो हमें प्रोनाउंस चेंज करने पड़ेंगे। आई रिप्लेस हो जाता है ही और शी से, अगर मी है तो वो रिप्लेस हो जाता है हिम और हर से, माई है तो वो हिज और हर, वी है तो दे, अस है तो देम, आर है तो देयर। इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा द टीचर सेड माई पेन इज नॉट वर्किंग, अब आप क्या बोलोगे, टीचर ने कहा कि उनका पेन काम नहीं कर रहा है, द टीचर सेड हर पेन इज नॉट वर्किंग, राइट। तो इसमें रटने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Note this change in pronouns does not take place if they represents the speaker himself or herself. अगर मैंने कहा I said I am watching a movie, I said I'm watching a movie, तो यहाँ पे आप चेंज नहीं करोगे। अगर मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ तो आप अपनी तरफ से थोड़ी ना बोलोगे, कुछ चेंज थोड़ी ना करोगे। Like I said to the boy, may I borrow your ruler, तो इसका क्या हो जाएगा, I asked the boy if I might borrow his ruler। जैसे यहाँ may था तो अपन ने क्या कर दिया, might कर दिया। We said to the organizer, हमने ऑर्गेनाइजर से कहा our club also wants to participate, हमारा क्लब भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। We told the organizers that our club also wanted to participate, तो यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अब मोडल्स में चेंज हो जाते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मे माइट से चेंज हो जाएगा, अगर परमिशन भी ले रहे हो तो मे जो है वो कुड से चेंज होगा, माइट से चेंज नहीं होगा। मे आई कम इन, तो इसका माइट आई कम इन नहीं होगा, कुड आई कम इन होगा। कैन कुड से, विल वुड से, और मस्ट हमेशा चेंज हो जाता है हैड टू, आई मस्ट गो, शी सेड शी हैड टू गो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट से चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा। अब टाइम सिग्निफायर्स होते हैं, जैसे आई सेड आई वांट टू ईट नाउ, तो आप बोलोगे शी वांटेड टू ईट देन। हियर अगर है तो देयर से कन्वर्ट हो जाएगा, अगो है तो बिफोर, टुडे शी मेट मी टुडे, तो तुम क्या बोलोगे, जैसे कि आई मेट हर टुडे, सो आई विल से दैट ही मेट हर दैट डे। टुडे हमेशा दैट डे। टुमारो या तो आप उसको नेक्स्ट डे बोल सकते हो या फॉलोइंग डे बोल सकते हो, या फिर नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, दैट्स इट। अब अगर येस्टरडे की बात हो रही है तो द प्रीवियस डे बोल सकते हो, द डे बिफोर बोल सकते हो। लास्ट इवनिंग तो क्या हो जाएगा, इसको द इवनिंग बिफोर, लास्ट मॉर्निंग द मॉर्निंग बिफोर, उस तरीके से हम बात करेंगे। The verb tense need not change in statements which express a universal truth। अब यहाँ दो चीजें हैं, हमेशा देखना अगर लिखा होता है she said, ठीक है, अगर ये चीज said तो past tense होता है, इसकी जगह अगर ये says लिखा हुआ है तो यहाँ का टेंस चेंज नहीं करोगे। अगर ये प्रेजेंट में है आप टेंस चेंज नहीं करोगे। दूसरी चीज, अगर हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने कहा कि जो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो तुम जाके क्या बताओगे, नहीं नहीं वो करा करता था, नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ वैसे का वैसा ही रहेगा। द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन,
द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे. द नेक्स्ट इज, now we have some questions here. Fill in the blanks using reported speech. Be careful with pronouns and adverbs as well as verb tenses. She said, I haven't met my cousins for 2 years. अब देखो, she said that, ये हटा कॉमा, ये हटा इन्वर्टेड कॉमा, उसकी जगह हमने लगा दिया that. I haven't met my cousins for 2 years. अब ये कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट हो रही है, कमांड हो रहा है या ऑर्डर दे रहे हो, तो आप सिंपली आपने बोल दिया said. She said that. I की जगह क्या हो जाएगा? she. वो नहीं मिली है ना, तो she. have मतलब प्रेजेंट टेंस में, इसको पास्ट कर दो, had हो जाएगा. hadn't. she hadn't met. अब उसके cousins तो her cousins. माई क्या हो जाएगा? हर. शी हैड नॉट मेट हर कजन्स फॉर 2 years. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट विथ यू बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच द मैच ऑन टीवी. मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं टीवी पे मैच देखना चाहती हूँ. या देखना चाहता हूँ. माई फ्रेंड सेड. अब यहाँ पे ये गया, हमने क्या लगा दिया? दैट. आई की जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई की जगह या तो ही या शी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ही. अब डोंट जो है आई के साथ तो डोंट होता है, लेकिन ही के साथ क्या हो जाएगा? डिड नॉट, क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा इसको. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउट विथ यू की जगह हो जाएगा मी, बिकॉज ही. अब वॉन्ट का पास्ट हो जाएगा वॉन्टेड टू वॉच द मैच ऑन टीवी. अंडरस्टूड. ये रहे आपके आंसर्स. ओके. रिमेंबर, कोई भी प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा, इसीलिए हर प्रोनाउन को अच्छे से समझना, हर वर्ब को अच्छे से समझना. The teacher said to me, you will have to be here at 1 o'clock this afternoon to practice for the annual day. The teacher said to me. तो टीचर ने मुझे क्या बोला? यहाँ पे टीचर ने मुझे एक तरीके से बोला है, इन्फॉर्म किया है या बताया है, तो हम क्या बोलेंगे? द टीचर टोल्ड मी और इन्फॉर्म्ड मी. ये गया, इसकी जगह आ जाएगा दैट यू विल. अब टीचर ने मुझे बताया है, टीचर ने क्या बोला? तुम्हें आना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हैव टू प्रैक्टिस. सो आई विल की जगह हो जाएगा वुड. आई वुड हैव टू बी हियर का हो जाएगा देयर. I would have to be there at 1 o'clock that afternoon. This का क्या हो गया? That afternoon to practice for the annual day. Understood? धीरे धीरे आगे जाना है, वरना that छोड़ दिया, here का there नहीं किया तो फिर मार्क्स कट जाएंगे. Could you lend me your science textbook for the day? Rimi said to me. तो यहाँ पे रिमी ने क्या किया? एक तरीके से परमिशन मांगी है, रिक्वेस्ट की है. तो आप क्या बोल सकते हो? रिमी रिक्वेस्टेड टू मी टू लेंड हर. अब यहाँ पे सीधा वो टू लेंड हर माई साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द डे. दैट्स इट. तो यहाँ पे क्या बोला है उसमें? कुड टू लेंड हर माई साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द डे. रिमी आस्क्ड इफ आई कुड लेंड हर माई साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द डे. सो जैसे कुड यू की जगह क्या मतलब, अगर मैं उसको दे सकती हूँ, हिंदी में कैसे बोलेंगे हम इसको? रिमी ने पूछा अगर मैं उसको अपनी टेक्स्ट बुक दे सकती हूँ एक दिन के लिए, तो हम उसी तरीके से क्या लिखेंगे? रिमी आस्क्ड मी इफ आई कुड लेंड हर माय साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द डे. सैम सेड टू पर्निका. सैम ने क्या बोला भाई पर्निका से? सैम का कैपिटल है, ओके. आई विल विजिट यू टुमारो आफ्टरनून. अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें कल दोपहर को मिलूंगी. तो अब इसमें एक बात बताओ, सैम टोल्ड पर्निका, यहाँ पे सिंपल से उसने एक बात कही है. सो सैम टोल्ड पर्निका, ये गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट. सैम लड़का है तो ये हो जाएगा ही. विल हो जाएगा वुड. ही वुड विजिट हर. टुमारो का होगा द नेक्स्ट आफ्टरनून, द नेक्स्ट डे आफ्टरनून. तो यहाँ पे हमने क्या? द फॉलोइंग डे इन द आफ्टरनून. तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे को भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग डे इन द आफ्टरनून. ओके. हर फादर सेड कैन यू होल्ड द डोर फॉर मी. यहाँ पे क्या हुआ? फादर ने रिक्वेस्ट किया. सो हर फादर रिक्वेस्टेड. अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड इफ, ठीक है. अब यहाँ पे कैन यू होल्ड द डोर फॉर मी, तो अब ये किससे पूछते हैं? मुझसे बात करें. इफ आई कुड, कैन का क्या हो जाएगा? कुड. इफ आई कुड होल्ड
द डोर फॉर हिम। सो यहाँ हम आंसर देख लेते हैं, इफ आई कुड होल्ड द डोर फॉर हिम, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट, Adushi receives a postcard from her friend Kritika, who is holidaying in Sri Lanka. She calls her friend Sameer and tells him what Kritika has written. Help her by filling the blanks using reported speech. अब यहाँ आपको देखो, यहाँ एक पोस्ट कार्ड है। इस पोस्ट कार्ड में उसने जो भी लिखा है, यहाँ जो हमारे पास है, इसमें हमें मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो है लिखना है। तो आई एम ग्लैड वी केम हियर बिकॉज आई एम लर्निंग अ लॉट। सो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको किसी ने बोला तो आपने उसके वर्ड्स को यूज करके लिखा है। डियर आरुषि, yesterday we visited पिन्नावाला एलिफेंट ऑर्फनेज। अब यहाँ देखो, हेलो समीर, टुडे आई रिसीव्ड अ postcard from Kritika. Remember I had told you that she had gone to Sri Lanka on a holiday. Well, she has written from Colombo. She has written that. अब यहाँ पे ये सारी हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, तो यहाँ ये रिपोर्टेड की जगह क्या होनी चाहिए, ये इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लिखना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, शी हैज रिटन दैट शी, अब यहाँ पे विजिटेड का क्या हो जाएगा, हैड, दैट दे हैड विजिटेड। अब यहाँ देखो वी का हो जाएगा दे, विजिटेड मतलब पास्ट टेंस, पास्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो दे हैड विजिटेड पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज। ओके, तो हमने क्या लिखा, दैट द डे बिफोर दे हैड विजिटेड पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज। अब क्या है, इट डैश एलिफेंट्स, इसका आगे हमने इट हैड 84 एलिफेंट्स। She said that it is the biggest herd of elephants in the world that is living under human supervision. She also added that she, अब यहाँ पे क्या लिखा है, I am glad we came here because I am learning a lot. So she said that she was, I की जगह हो गया she, am की जगह हो गया was, she was glad that they could, मतलब they went there, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, they came there। तो हमने क्या लिखा, she was glad that they had gone there because she was learning a lot। यहाँ पे S कैपिटल नहीं होगा। The elephant orphanage was truly worth visiting. She said that the next day, अब यहाँ पे क्या लिखा है उसने, tomorrow। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, tomorrow we are going to the national park। तो हमने यहाँ क्या लिखा, the next day they were going to the national park। लास्ट लाइन क्या है, I will be returning next week। उसमें हमने क्या लिखा, she would be returning next week। I am looking forward to meeting you then, and added that she was looking forward to meeting me then। okay, she का कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल हो जाएगा। so this is it। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। Shiny said to me, are you coming to school tomorrow? Now it is a question, तो Shiny asked me, ये क्या हो जाएगा, said की जगह हम इसको लिख देंगे asked। Shiny asked me if, are you coming to school tomorrow? If I was, अब यहाँ if I was coming to या if I was going to school the next day, tomorrow का क्या हो जाएगा, the next day। coming का क्या हो जाएगा, going। if I was the next डे। ओके, अब जब भी आप क्वेश्चन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप नहीं होता है, आप जब चेंज कर रहे हो, कभी भी याद रखना, अब आप यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, यू हैव टू ओनली पुट अ फुल स्टॉप। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क ये सब नहीं लगता। We must visit the historical buildings of Delhi since we are here, said Vikram. So Vikram suggested, अब विक्रम ने क्या बोला कि उसने सजेस्ट किया। सो विक्रम सेड या विक्रम सजेस्टेड दैट वी का हो जाएगा दे, मस्ट का हो जाएगा हैड टू, दे हैड टू विजिट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ दिल्ली सिंस दे, आर का होगा वर, हियर मतलब देयर। तो ये हो गया, विक्रम सेड दैट वी मस्ट, अब वी मस्ट की जगह क्या हो जाएगा, दैट दे मस्ट विजिट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली सिंस दे वर देयर। ओके, सिंस दे वर देयर, अंडरस्टूड। वी का हो गया दे। नेक्स्ट है, हैव यू रेड द विंड इन द विंडोज, आस्क्ड करमजीत।
अब ये द विंड इन द विंडोज, ये क्या है? ये एक बुक का नाम है। तो उसने क्या पूछा, क्या तुमने ये पढ़ी है? इसका हम क्या करेंगे? करमजीत आस्क्ड इफ आई हैड, हैव का क्या हो गया? हैव का हो गया हैड। ये सिंपल, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। इफ आई हैड रेड द विंड इन द विंडोज, दैट्स इट। Teacher said to us, you must conduct the experiment very carefully. The teacher, तो यहाँ पे teacher advised us या teacher suggested us, तो advise किया, advised us that, ये गया, हमने लगा दिया that, you की जगह हो जाएगा we must conduct the experiment very carefully. Wow, that is great news, said Shama. अब जब भी exclamatory sentence होता है उसमें हम बोलते हैं she exclaimed with joy, she exclaimed with surprise, she exclaimed with shock, she exclaimed with pleasure. तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? Shama exclaimed with pleasure और exclaimed with joy that it was a great news. अब यहाँ इसके बाद exclaim के बाद आप एक simple declarative sentence दे दोगे with joy that it was a great news. So this is your, these are the answers. Now let's move ahead. So यहाँ पे spelling में हमारे पास क्या है? Adding a suffix to words ending in I. अब यहाँ पे I में जो भी words end हो रहे हैं उसमें जब हम suffix add करते हैं, sorry L में, not I, L में, when a vowel with a short sound appears before L in a word, the suffix is added to the word with an additional L. इसका मतलब है जैसे parcel लिखा हुआ है, L के पहले क्या आ रहा है? E आ रहा है। अब अगर E आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अब इसमें मुझे क्या करना पड़ा? ये एक शॉर्ट साउंड है, पार्सल, पार्सल। अब इसमें ई एकदम बड़ा सा नहीं है, जैसे पार्सल है ना, तो इसमें ई बहुत छोटा सा साउंड है, तो हमें एल को डबल करना पड़ेगा। तो ये जब अगर मुझे इसमें ईडी ऐड करना है तो ये हो जाएगा पार्सल्ड, एल एल ई डी। सिमिलरली अगर मुझे इसका आईएनजी फॉर्म बनाना है तो ये हो जाएगा पार्सलिंग। ओके, कैंसिल, कैंसिल, अगेन ई का साउंड बहुत छोटा है तो आप एल को डबल कर दोगे, ये हो जाएगा कैंसिलिंग। When a pair of vowels with a long sound appears before L in a word, the suffix is added to the word without an additional L. अब अगर इसी की जगह L के पहले कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऑलरेडी जो है उसका साउंड लंबा है, जैसे फूल, फूल, अगेन ओ का साउंड बहुत क्लियर है, इट्स अ लॉन्ग वोवेल, तो यहाँ पे जब आप ईडी ऐड करोगे तो इसमें L को डबल करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा फूल्ड। सील, अब यहाँ ई और ए का मिक्स्ड साउंड है, सील, तो यहाँ पे भी आपको एल के पहले जो वोवेल है उसका लॉन्ग साउंड है, तो आप यहाँ पे एल को डबल नहीं करोगे, सिंपली सील्ड हो जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन द रूल्स गिवन, जॉइन द सफिक्स एंड द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट द करेक्ट स्पेलिंग। तो अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, अब यहाँ पे जैसे है कंट्रोल, कंट्रोल, अब इसमें ओ का साउंड लॉन्ग है या शॉर्ट है, कंट्रोल, तो यहाँ पे इसमें हमको डबल एल करना पड़ेगा क्योंकि आर का साउंड ज्यादा आ रहा है, कंट्रोल, ओ का साउंड कम है, आर का साउंड ज्यादा आ रहा है, तो हमने कंट्रोलर कर दिया, वो डबल एल हो जाएगा। सिमिलरली डायल्ड, डायल्ड, अब यहाँ पे भी हमने एल का साउंड डबल कर दिया, क्यों? क्योंकि डायल, इसमें आई का साउंड ज्यादा आ रहा है, ए का नहीं आ रहा। कंसील, अब यहाँ पे कंसील, यहाँ ई और ए मिक्स होके ई का साउंड बहुत लंबा आ रहा है, तो इसमें आप डबल एल नहीं करोगे, ये हो जाएगा कंसीलिंग। कैंसलेशन, कैंसलेशन, अब यहाँ पे कैंसिल, 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 ई का साउंड बहुत छोटा है, डबल एल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कैंसलेशन। बॉइलिंग, बॉइलिंग, अब यहाँ पे बॉइलिंग, अब ओ और आई मिलके ओई का साउंड ला रहे हैं, तो यहाँ डबल एल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा बॉइलिंग। विजुअल, विजुअल, अब यहाँ पे अगेन विजुअल, बहुत छोटा सा साउंड है एल के पहले, विजुअल, तो इसमें डबल एल करना पड़ेगा, विजुअली, विजुअली। सेलिंग, अब सेलिंग, ए आई का साउंड कितना लंबा और क्लियर है, सेलिंग, तो यहाँ हमें डबल एल की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हील, ईटी, अब व्हील्ड, व्हील्ड, ई का साउंड डबल, ई का साउंड बहुत क्लियर है, लॉन्ग साउंड है, तो हम इसमें डबल एल नहीं करेंगे। राइवल्ड, राइवल्ड, अब यहाँ पे राइवल, वल में अ का साउंड बहुत क्लियर है, डबल एल नहीं होगा। पेडलिंग, पेडलिंग, अब इसमें अ का साउंड बहुत छोटा है, पेडलिंग, अब ड ज्यादा सुनाई दे रहा है, इसीलिए इसमें हमें इसमें पेडलिंग
नहीं, ये मैंने गलत बोला। पेडलिंग में भी आपको ए का साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा है, तो आप इसमें डबल एल नहीं करोगे, पेडलिंग, या राइट। नेक्स्ट है एडिंग अ सफिक्स टू वर्ड्स एंडिंग इन ई। अब जब यहाँ पे क्या है, इन इंग्लिश द टर्मिनल ई इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन वर्ड्स एंडिंग विद अ सिंगल ई, जैसे केयर, शो, एनकरेज, मेजर, इसमें लास्ट का ई का साउंड आता ही नहीं है। हम जो है उसके पहले वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उधर पे ही एंड कर देते हैं। When we add a suffix to words ending with a single e, there are 2 points to remember. अब ऐसे words में जब आप कोई suffix add करते हो, if the suffix begins with a vowel, अगर आपका जो भी suffix आप add कर, जैसे I-O-N आप add कर रहे हो, तो इसमें से I-N-G हुआ, E-D हुआ, E-R, ये सब vowel से चालू हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो लास्ट का ई आप हटा दोगे, तो लास्ट का ई आप नहीं रखोगे। जैसे कि अगर है केयरिंग, अगर मेरे को केयर में इंग ऐड करना है तो ये लास्ट का मैं ई हटा दूंगी और ये हो जाएगा CARING, क्योंकि ये जो है ये एक वोवेल से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, जैसे केयरिंग, श्योरर, एनकरेज्ड, मेजरेबल। लेकिन अगर ये कोई एक कॉन्सोनेंट से चालू होता है, जैसे कि मेंट, फुल और लेस, तब आप ई को नहीं हटाओगे, ई को आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि केयरफुल, श्योरिटी, एनकरेजमेंट एंड मेजरमेंट। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे फटाफट स्पेलिंग्स देखेंगे। अब रेयरली, अब ये क्या जो सफिक्स है, क्या ये वॉवल से चालू हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा RARELY। सिमिलरली इम्प्रूव्ड, अब ये वॉवल से चालू हुआ है तो ये लास्ट का जो ये है ये खत्म हो जाएगा। शेमफुल, ये जो है हमारा किससे स्टार्ट हुआ है? कॉन्सोनेंट से, तो ई नहीं जाएगा। प्रेज वर्दी, अगेन ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है तो ई नहीं जाएगा। अप्रूवल, अब यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो ये ई चला जाएगा। एंड हियर आर योर स्पेलिंग्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग क्या करते हो एग्जाम में या नॉर्मली भी आप सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स यहीं करते हो। लाइकेबल, हाइकिंग, सेविंग, मूवमेंट, जेंटली। अब आप फटाक से इसके आंसर्स लिखो एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, राइट द स्पेलिंग्स। क्या चेक करना है? सिर्फ ये देखना है जो सफिक्स हमने यूज किया है उस वो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है या वो वोवेल से चालू हो रहा है। अगर वोवेल से चालू हो रहा है तो लास्ट का ई, मेन वर्ड का ई हटा देना। अगर कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है तो मत हटाना। ये रहे हमारे आंसर्स। लाइकेबल, BLE, लाइकेबल, हाइकिंग, सेविंग, मूवमेंट एंड जेंटली। नेक्स्ट आते हैं हम पंक्चुएशन पे। तो आपको ये एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमें पंक्चुएट करना है। From Hari the Jungle Lad by Dhan Gopal Mukherjee. The jungle is in many ways a very good school both for animals and little boys. My father was so convinced of this that he never troubled about any other kind of education until I was much older. To read and write is a dangerous thing, he would say. इसको हमने पंक्चुएट किया है फ्रॉम हरी द जंगल लैड। नाउ दिस इज द नेम ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ बुक, तो हमने उसको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। बाय के बाद हमने एक हाइफन लगाया है, धन गोपाल मुखर्जी। The jungle is in many ways a very good school both for animals and little boys. We have put a full stop. इसके बाद हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। My father was so convinced of this. मेरे फादर इस चीज़ को इतना ज़्यादा सच मानते थे that he never troubled about any other kind of education, कि उन्होंने कभी किसी और तरीके की एजुकेशन के बारे में अपने आप को सोच के ट्रबल ही नहीं किया। Until I was much older, इसके बाद यहाँ हमने लगाया है कॉमा, until I was much older. To read and write is a dangerous thing, he would say. वो क्या बोलते थे कि पढ़ना लिखना एक dangerous thing है। अब यहाँ पे क्या है? And the learning thereof should not be undertaken before a man is duly equipped with experience. So I was carefully instructed in the ways of the tiger and the leopard before being subjected to the risk of book learning. I was taught the ways of the jungle, the meaning of nature and the place of man among his brothers, the creatures below and the gods above, of course. अब यहाँ पे देखो कोई कुछ full stop कुछ comma नहीं है, तो आप इसमें कैसे करोगे? And the learning thereof should not be undertaken before the man is duly equipped with experience. Full stop. You will have this capital. So I was carefully instructed in the ways of the tiger and the leopard before being subjected to the risk of book learning. तो मुझे
क्या सिखाया गया था कि लेपर्ड और टाइगर किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हैं। बुक लर्निंग से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। Again, full stop. I was taught the ways of the jungle, comma, the meaning of nature and the place of man among his brothers, the creatures below and the gods above, of course. It was not at all study and no play, because in between studying life and nature, we used to go off on trapping trips. That's it. This was your punctuation. Easy one. अब आते हैं हम communication skills पे। यहाँ बोला है there are many things in our lives that are important but are difficult to achieve. In such situations we rely on our determination to slowly move towards our goal. Then when we have finally achieved what we wanted, we are filled with a sense of triumph. अब वो यहाँ क्या बता रहे हैं, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पाना चाहते हैं but it is very difficult to achieve them. ऐसी सिचुएशन में हम अपने डिटर्मिनेशन पे, हम अपने जो हमने सोच लिया होता है, ठान लिया होता है कि नहीं मुझे तो ये करना है, हम उस पर निर्भर हो जाते हैं ताकि हम अपनी गोल की तरफ मूव कर पाएं। देन जब हम अपने गोल को फाइनली अचीव कर लेते हैं, जब हमें फाइनली मिल जाता है जो हम चाह रहे होते हैं, हमारे अंदर एक जीत की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खुशी आ जाती है। Think of one such difficult thing in your life which you accomplished because it was important. What was it and why was it important? Why was it difficult to achieve? अब आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा ऐसी एक चीज़ हुई है जहां आपको लगा ये मेरे लिए कर पाना बहुत मुश्किल है और उसके बाद आपने वो कर दिखाया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिटर्मिनेशन था, परसिस्टेंस था और आपने हार नहीं मानी। तो इस चीज़ के बारे में हमें लिखना है। विच स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स इनेबल्ड यू टू फाइनली अकम्प्लिश इट? कौन सी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से आप फाइनली अपना काम पूरा कर पाए? हाउ डिड यू फील अबाउट योर फाइनल सक्सेस? आपकी फाइनल सक्सेस को देख के आपको कैसा फील हुआ? वॉट लेसन्स डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस? और अपने इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? अब मैं आपको एक सैम्पल आंसर दे रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी डिफिकल्ट चीज़ हुई वो आप लिखोगे। तो यहाँ आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से, इस पैटर्न से आप लिख सकते हो। नाउ हियर, सो ये सारे क्वेश्चंस जो भी अभी हमने डिस्कस किए उन सबको आपको मिलाना है एंड देन यू हैव टू राइट अ स्पीच जिसका टॉपिक क्या होगा? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, सो नाउ हियर इज योर स्पीच। We need to discover our inner strength and work to develop natural talents within us to reach our dream and goals. हमको अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ता है और हमें वर्क करना पड़ता है अपने नेचुरल टैलेंट्स को। सब जितने भी आप में से जितने लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप सब बहुत टैलेंटेड हो। इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि हर कोई स्टडीज़ में ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या हर कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इन अ वे कि हमारे सबके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है। सो ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर रियली स्पेशल, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आपको सिर्फ क्या करना है? आपके हुनर को निखारना है। ओके, within us to reach our dream and goals। और जब हम अपने हुनर को निखारते हैं तो हमें हमारी ड्रीम, हमारे गोल्स जो हैं उन्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। To achieve success, one should overcome difficulties with strong willpower। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमारी रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को ओवर पावर करना है, ओवरकम करना है। यही तरीका है अपने गोल तक रीच करने का। वरना अगर यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ये आपका गोल है और रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें तो होंगी, अगर आप यहीं जाके रुक गए तो फिर तो आप कभी अपने गोल को पा नहीं पाओगे। आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप मुश्किल रास्ता पाओगे, क्या आपके पास कोई ऐसा स्मार्ट आइडिया है जिससे आप जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। Thus, we need to focus on our goal to reach the finish point। इसीलिए हमें अपने गोल को फोकस करना है ताकि आप अपने फिनिश पॉइंट तक पहुंच पाओ। Where there is a will, there is a way। क्योंकि जहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। Where there is a will, जहाँ आपके पास अंदर वो चाहत है कि नहीं मुझे वो काम करना है, वहाँ पे रास्ते अपने आप निकल ही जाते हैं, और नहीं निकलते तो हम निकाल लेते हैं। So, where there is a will, there is a way is an old English proverb that emphasizes hard work, determination and goal। तो ये जो कहावत है ये एक ओल्ड इंग्लिश प्रोवर्ब है जो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है, किस चीज़ पे ये जोर देती है? हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड गोल।
hard work, determination and goal. The statement shows us the importance of will power. ये statement हमें क्या बताता है कि ये will power जो होती है, जो आपके अंदर की जो शक्ति होती है वो कितनी important होती है, and the change it brings on an average person's life. और एक average person, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है एक्स्ट्रा मतलब इम्प्रेसिव तरीके से पैदा हो, एक चाइल्ड प्रोडिजी हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. एक एवरेज इंसान भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है. It means that if you have willpower to achieve something, then nothing can block your path. अगर तुम्हारे अंदर वो विल पावर है कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मे बी मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मुझे आई रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट ऑफ माई लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू हैव अ होल्ड ऑन दिस लैंग्वेज, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट. डिटर्मिनेशन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनीवन टू अचीव सक्सेस. डिटर्मिनेशन वो ड्राइविंग फोर्स है जिससे किसी को भी सक्सेस मिल सकता है. When man's desires remain as wishes and lack perseverance, efforts and purpose, they remain unsatisfied. जब कोई एक इंसान जो होता है ना उसके डिजायर्स अधूरे रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी चीज के पीछे पड़ने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उसने एफर्ट्स नहीं लिए, उसकी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं था, तो वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, उसको लगता है कुछ कमी है लाइफ में. Therefore, without determination and strong willpower, a man cannot achieve anything. इसलिए determination और एक strong willpower के बिना कोई भी इंसान कुछ भी अचीव नहीं कर सकता. Therefore, to reach success, we should have dedication and interest in work. तो अगर हमें सक्सेस चाहिए ना कोई भी चीज़ में, you want to be a gardener, you want to be an astronaut. अगर दोनों ही चीज़ ऐसा लगेगा अरे गार्डनिंग का जॉब कौन सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एस्ट्रोनॉट बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर वाज अ डायलॉग इन द मूवी लक्ष्य, अगर आपने देखी हो, कि घास काटने वाला बनो लेकिन बेहतरीन घास काटने वाला बनो. क्यों? क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओगे जगह उन्हीं को मिलती है जो बेस्ट होते हैं, और बेस्ट होने के लिए अपने काम को पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करना ज़रूरी है. Therefore, to reach success we should have dedication and interest in work. इसीलिए अगर मुझे सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो डेडिकेशन और उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए. A few years back, अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा था कि आप अपनी स्टोरी नरेट करो, वो लिखा है यहाँ पे. A few years back, I was selected for the inter-school science exhibition and had the opportunity to represent my school. कुछ सालों पहले एक जो साइंस एग्जीबिशन होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, उसमें मेरे को सिलेक्ट किया गया और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकूँ. I was all set with my windmill project and was confident as I had put in a lot of efforts. मेरा विंड मिल का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा रेडी था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था. क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी. अ डे बिफोर द एग्जीबिशन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इंटेंशनली ब्रोक माई इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ruined द प्रोजेक्ट. सिर्फ एक दिन पहले एक जो स्टूडेंट था, मे बी ही वॉज जेलस, उसने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट तोड़ दिया. उसकी वजह से मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया एंड मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया. I was depressed and had no clue what to do next. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और मुझे आइडिया ही नहीं था कि अब मैं क्या करूँ. I decided to ask my teacher for help, but being a Sunday, no one was around. मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं टीचर से हेल्प मांगता हूँ, लेकिन it was a Sunday, तो कोई था ही नहीं. While walking depressed, I happened to see a poster a little girl had in her hand. जब मैं बहुत दुखी होकर चल रहा था तो मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में एक पोस्टर था. The words changed my approach towards my problem. और मेरा जो प्रॉब्लम था उसकी तरफ मेरी सोच ही बदल गई. क्या लिखा था उसमें? Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. I quickly went back to my room and started working on the project again. मैं तुरंत वापस गया और अपने काम को स्टार्ट किया. It took me 4 hours to recreate everything, but I was glad that I did it and better this time. तो उसने क्या कहा कि जब मैं वापस गया मैंने 4 घंटे उस चीज़ पे काम किया और मैं खुश था क्योंकि इस बार मैंने पहले जैसा नहीं उससे भी अच्छा बनाया. I presented my project and won the prize. मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और मुझे प्राइज भी मिला. The proverb holds excellent power in inspiring young minds to achieve the goal in life. And a strong-willed person reaches anything in life. अब ये proverb जो है इसमें बहुत ज़्यादा पावर है जो आपको इंस्पायर करता है ताकि आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सको. और एक strong-willed person जिसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, परसिवरेंस होता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है. They can achieve anything in life. So that was it.
अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग पार्ट में, वो है एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। We cannot resolve all conflicts in a peaceful and harmonious way. Sometimes it is important to fight. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है। इसमें बोला है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या हर प्रॉब्लम, हर लड़ाई को आप जो हो एक पीसफुल तरीके से और हार्मोनियस तरीके से क्या लड़ सकते हो? क्या उससे आपको सोल्यूशन मिल सकता है, या कभी कभी लड़ना ज़रूरी होता है, कभी कभी आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइट, नॉट फ्लाइट, फाइट। कभी कभी लड़ना ज़रूरी होता है, कभी कभी अपनी बात को बहुत स्ट्रिक्टली सामने रखना ज़रूरी होता है। Do you disagree or agree with this statement? Take a stand or against the statement and write an argumentative essay to convince the reader of your standpoint. अब इस पे बेस्ड आपको क्या करना है? एक argumentative essay लिखना है। So let's start with the essay. Of course, कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए एंड कंक्लूजन होना चाहिए। We cannot resolve all conflicts in a peaceful and harmonious way. Sometimes it is important to fight. So we started with the topic of the essay. The inevitability of conflict is made manifest in every field of human endeavor. Nations strive with nations, workers strive with employers, parents strive with children, children strive with siblings. Sports team exists for the very purpose of ritualized conflict, and the poor have struggled against the rich since the beginning of civilization. अब वो ये बोलते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये तो होगा ही होगा, हर जगह होगा। ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसको आप हटा नहीं सकते। दो लोग कभी एग्जैक्टली एक जैसा नहीं सोच सकते, उनकी सोच अलग होगी, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। सो इट मेड मैनिफेस्ट। उससे क्या होता है कि हर फील्ड में लोग, हर फील्ड में हैं और हर फील्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, बच्चों के उनके भाई बहन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स को तो रिचुअल बना दिया है। मतलब आप चाहे कोई गेम खेलो तो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो आप एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हो। और पुअर आज भी दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द रिच सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो अमीर गरीब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो सदियों से चला आ रहा है और आई थिंक अभी भी चलता ही रहेगा, अचानक से तो खत्म हो नहीं सकता। Both the electoral and judicial processes are adversarial in nature. जो दोनों इलेक्टोरल और जुडिशियल प्रोसेस हैं, किसी को जज करने का प्रोसेस, किसी को इलेक्ट करने का प्रोसेस, ये दोनों जो है एडवर्स हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट हैं। One of the basic tenets of literature is the presence of conflict, be it human versus human, nature, self और society. जब हम लिटरेचर देखते हैं, लिटरेचर में हम कहानियाँ पढ़ते हैं, लिटरेचर में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हम हर जगह देखते हैं कि देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट। हर जगह एक जंग है, हर जगह एक फाइट है, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। नेचर में फाइट है, हमें खुद से हमारी एक फाइट होती है, सोसाइटी से फाइट होती है। Even television and other forms of entertainment have taken the idea of conflict to new levels. मतलब जो बहस होती है, अर्नब गोस्वामी जब वो टीवी पे स्टार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो निकल के आने वाले और हमसे लड़ाई करने वाले। सो लोग जो है डिबेट्स करते हैं, लोग जो है जहाँ पे एक्सटेम्पोर होता है वो अपनी सामने बात रखते हैं, हमारे पास एक वॉइस है जिसे हम रेस करते हैं। और ये जो टेलीविज़न और डिफरेंट एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनके थ्रू क्या होता है, अब ये और ज़्यादा बाहर आ रही है ये चीज़ें। We can now watch someone get voted off an island, dumped by Mr. or Mrs. Right or ridiculed by talent scouts whenever we desire. आज हर चीज़ सामने है, कोई फाइट होती है, कहीं कोई स्कैंडल होता है, everything is right in front of us. Is it then surprising that conflict should shape our day-to-day lives? क्या हमारे जो ये जो conflicts हैं, क्या इन्हें हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना चाहिए? Who has ever seriously dreamed of accomplishment without struggle or riches without work? क्या वाकई बिना कॉन्फ्लिक्ट के आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ पा सकते हो? कि जो जितने भी रिचेस हैं, क्या वो लोग बिना काम किए बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं? क्या आप अपनी लाइफ का कोई भी ड्रीम बिना स्ट्रगल किए अकम्प्लिश कर सकते हो? इज एनी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सिक्योर? क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सिक्योर है? क्या उसमें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता? कभी कहीं उसमें जो बैंक्स होते हैं जहां हम अपने पूरे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखते हैं, क्या वहां पे कभी भी रेड नहीं हो सकती? क्या वहां पे कभी भी रॉबर्स नहीं आ सकते?
द रियलिटी इज दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। रियलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हटाया जा सकता। As security professionals, we can either accept that fact and prepare or ignore reality and continually be defeated. तो चाहे हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी हो, हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिफीट नहीं कर सकते। Conflicts are inevitable. We love to spend a life living with peace and harmony, but it is not possible to agree with everyone around all the time. हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत पीसफुल हो और हमारी लाइफ में कोई झगड़े नहीं हो, लेकिन हम हमारे आसपास हर किसी से अग्री नहीं कर सकते। Everyone has a set thinking, a set of opinions that they believe in. हर किसी की एक सोच है, उनके कुछ मतलब वैल्यूज़ हैं, उनकी कुछ चीज़ें हैं जिन पे वो बिलीव करते हैं और उनको हम नहीं तोड़ सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी बिटवीन पीपल, क्लासेस, कंपनीज, नेशंस और पावर। और इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच में, डिफरेंट क्लासेस के बीच में, कंपनीज के बीच में, नेशंस या पावर के बीच में हो सकता है। इट कैन बी ह्यूज और टाइनी। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बहुत बड़ा, हो सकता है ज़रा सा हो। कॉन्फ्लिक्ट्स नीड टू बी रिजॉल्व, लेकिन उसे रिजॉल्व करना पड़ता है। पीस एंड हार्मनी इज वन वे टू डील विद प्रॉब्लम्स। पीस और हार्मनी एक तरीका है प्रॉब्लम से डील करने का, एंड टू फाइट देम इज अनदर, और उनसे फाइट करना एक दूसरा तरीका है। कैन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स बी सॉल्व्ड विद पीस एंड हार्मनी? क्या सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पीस और हार्मनी के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं? In my opinion, we cannot resolve all conflicts in a peaceful or harmonious way. मेरे हिसाब से हर conflict, हर issue, हर problem peaceful और harmonious way में नहीं solve हो सकता। Sometimes it is important to fight. कभी कभी लड़ना ज़रूरी होता है। Sometimes people take us for granted if we take the peaceful or harmonious way to settle a conflict. कभी कभी अगर हम एक मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, जो गांधी जी का रास्ता अगर हम अपनाते हैं तो क्या होता है, लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे इसको तो कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They might feel we are succumbing to pressure or weak or even guilty if we agree peacefully. उन्हें लगता है कि हम जो हैं दब चुके हैं, हम बहुत वीक हैं, हम अगर हमें प्रेशर दोगे तो वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। और कभी कभी उन्हें लगता है अगर हमने उनको उल्टा जवाब नहीं दिया या हमने उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज नहीं करी तो उनको हमें गिल्टी मान लेते हैं वो, कि इनकी ही गलती होगी। We need to voice our thoughts and protest whenever and wherever necessary. हमें हमारी थॉट्स को आवाज़ देना ज़रूरी होता है, और अगर ज़रूरी है तो हमें प्रोटेस्ट करना ज़रूरी होता है। Then only our thoughts or views will be portrayed properly. तभी हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे व्यूज़ हैं, उन्हें हम सही तरीके से रख सकते हैं। Just being silent will not solve a problem, but we need to speak for the problem, find solutions and fight it out. सिर्फ चुप रहने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें उस प्रॉब्लम को समझना है, उसका सोल्यूशन लेना है और उसके बाद उसके लिए फाइट करनी ज़रूरी है। I do not disagree that the ultimate solution should be peace, but sometimes it is important to raise your voice in order to make yourself heard strong. मैं इस बात से डिसअग्री नहीं करती कि अल्टीमेट रास्ता होना चाहिए शांति का, लेकिन कभी कभी अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हमको जोर से बोलना पड़ता है। रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैव बीन ब्रॉट लाइक दिस, और इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, सर्जिकल स्ट्राइक, सोशल अब्यूज एक्सेट्रा, वेरियस आर एग्जाम्पल्स where we had to fight to protect our respect and dignity. ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पीस से हमें सोल्यूशन नहीं मिला, वहाँ हमें फाइट करनी पड़ी, तब हमको हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिली। रेजिंग वॉइस डजंट मीन ब्लडशेड और मीन अप्रोच। रेजिंग वॉइस का मतलब ये नहीं है कि खून खराबा हो या आप किसी से बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी से बिहेव करो। इट डजंट मीन टू हर्ट इनोसेंट पीपल और गोइंग बाय अनफेयर मीन्स। रेजिंग वॉइस से यहाँ मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप इनोसेंट लोगों को हर्ट करो या आप इलीगल तरीके, अनफेयर तरीकों से जो है अपनी बात सामने रखो। It means to fight for the right thing, fight for the upliftment of non-privileged sector, fight for equal opportunities. इसका मतलब होता है सही चीज़ के लिए लड़ो, अपनी आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो। upliftment, जो non-privileged sectors हैं उनके upliftment के लिए आवाज़ उठाओ, and fight for equal opportunities. And for this, if it is important to put forward your viewpoint strongly, then I believe that is the right approach. और अगर इस चीज़ के लिए आपको अपनी बात को बहुत strongly सामने रखना पड़ेगा और आपको जो है सीधा रास्ता लेने की जगह आपको एक strong रास्ता लेना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये right approach है।
That is it, guys. Thank you so much. Here we are done with this particular video. I hope you understood all the writing part. We had a lot of writing part here. In our next video, we are going to see the checkpoint, which means अब आपके पास इसके बाद एक checkpoint है where you have 4 writing parts and then you have a test followed by your 5th unit. Clear? So if you like this video, do not forget to like, share and subscribe, and you can also visit our channel, which is Magnet Brains, because it is very easy to find our videos there. Just go to courses, you can select the class you wish to study. आप subject पे जाओ, उसके बाद आप topic select करो and the video will appear. That's quite easy. If it was good, do not forget to like, subscribe and share. Thank you so much. See you soon. Bye bye.